Good morning, my dear children. Today we will do our next Hindi reader chapter, which is चंदन के पेड़. चंदन के पेड़. चंदन के पेड़ चैप्टर जो है इंदिरा अनंत कृष्णन जी का लिखा हुआ चैप्टर है. इंदिरा अनंत कृष्णन एक लोकप्रिय बाल साहित्यकार है. इन्होंने किशोरों के लिए अर्थात बच्चों के लिए किशोरावस्था जो है टीन एज वाले बच्चे होते हैं, इनके लिए अनेक कहानियाँ लिखी हैं जिनमें बाल मन की समझ व बाल मनोविज्ञान को विषय बनाया गया है. बाल मन की समझ और बाल मनोविज्ञान को ही इनका विषय बनाया गया है. इनके लिखे कुछ जो कॉमिक्स हैं वो भी अत्यंत प्रसिद्ध हुए हैं. चंदन के पेड़ कहानी जो है ये दक्षिण भारत के चंदन के बहुमूल्य पेड़ों की अवैध कटाई और चोरी की घटनाएं अक्सर जो है सुनने को हमें मिलती है. मीन्स दक्षिण भारत के चंदन के बहुमूल्य पेड़ों के बारे में है ये कहानी और इनकी जो है कटाई के बारे में कि किस प्रकार से इनकी अवैध कटाई और चोरी की जाती है. हाँ जी, इससे जहाँ एक और प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है वहाँ दूसरी ओर सरकार को राजस्व की हानि भी होती है. इसे रोकना सभी का कर्तव्य है. पेड़ कटेंगे तो जो है प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा, जिससे भूस्खलन, भूचाल आदि जो है आ सकते हैं और जो हमारे सबके लिए बहुत हानिकारक हैं. पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण हुए भूस्खलन की शिकार हुई एक लड़की की यह कहानी है जो इस भूस्खलन में अपनी आंखें खो बैठती है. अपने साहस और बहादुरी से चंदन की चोरी करने वाले गिरोह और भ्रष्ट पुलिस कांस्टेबल का कैसे भंडाफोड़ करती है, इस कहानी में उसका सुंदर चित्रण हुआ है. कहानी है मेरे माता पिता और मैं. ये जो लड़की है सुनंदा नाम की लड़की है. इस चैप्टर में वो बता रही है ये सारी कहानी कि मेरे माता पिता और मैं पूर्वी घाट में करीमुनाई गांव के निकट रहते थे. पिता पहाड़ी की ढलान पर सीढ़ीनुमा ज़मीन पर खेती करते. जैसे आपने देखा ही होगा पहाड़ों में जो हिली एरिया होते हैं वहाँ के लोग किस प्रकार से खेती करते हैं. उनकी जो खेती की ज़मीन होती है वो लाइक एक जो है सीढ़ी की तरह बनी होती है. स्टेयर जैसे होती हैं हमारी सीढ़ियाँ, वैसे ही जो उनकी ज़मीन होती है जिस पे वो खेती करते हैं. उसके पिता जो है पहाड़ी की ढलान पर सीढ़ीनुमा ज़मीन पर खेती करते और माँ बकरियों की देखभाल करती थी. उन्होंने अपने घर में बकरियाँ पाली हुई थी और माँ उनकी देखभाल करती थी. मैं उन दोनों की मदद करती और गांव के स्कूल में पढ़ने भी जाती थी. सुनंदा कह रही है कि मैं उन दोनों के कामों में उनकी मदद करती थी और मैं पढ़ने भी जाती थी. जो एक स्कूल था मेरे गांव में ही था. गुग्गू कुत्ता मेरा साथी था. उनके घर पे एक कुत्ता रखा हुआ था जिसका नाम गुग्गू था और वो सुनंदा के साथ उसकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी. हम दोनों को पहाड़ी की ढलान पर ऊपर नीचे दौड़ना बहुत अच्छा लगता था. वो दोनों एंजॉय करते थे, खेलते रहते थे पहाड़ी की ढलान पर. कभी नीचे उतरते, कभी ऊपर चढ़ जाते पहाड़ी के. ऐसे वो अपना समय व्यतीत करते थे. जिस दिन मैं 13 वर्ष की हुई उसी दिन एक बड़ी दुर्घटना हो गई. सूरज निकल चुका था. मेरे माता पिता और मैंने एक धीमी गड़गड़ाहट सुनी. अभी क्या है वो सोए हुए थे, सूरज आकाश में आ चुका था और वो कह रही है सुनंदा कि मेरे माता पिता और हमने धीमी सी एक आवाज़, गड़गड़ाहट की जो है आवाज़ सुनी. बकरियां और गुग्गू परेशान दिख रहे थे क्योंकि जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, उनको किसी भी जो भयानक अगर कुछ घटना घटने वाली है, ठीक है, तो उनका आभास उन्हें पहले ही हो जाता होता है. तो बकरियां और गुग्गू परेशान दिख रहे थे क्योंकि उन्हें तो उस दुर्घटना का आभास पहले ही हो गया था. उन्हें पहले ही पता चल गया था कि ऐसा कुछ अब घटित होने वाला है, तो वो परेशान दिख रहे थे. मिनटों में ही एक जोर का धमाका हुआ और मेरे सिर पर एक पत्थर आ लगा. मैं मुड़ी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था कि एक जैसे हम अभी
वहीं थे, घर पर ही थे, तो एक बड़ा ही ज़ोर से धमाका हुआ और एक पत्थर जो है सुनंदा के सिर पर लगा। सुनंदा कह रही है मैं मुड़ी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं अर्थात वहाँ से मैंने क्या है करवट ली और मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था क्योंकि उसके सिर में पत्थर लगा था। अम्मा तुम कहाँ हो, वो पुकारने लगी। लेकिन पहाड़ी से फिसलते लुढ़कते पत्थरों के शोर में मेरी आवाज़ दब गई, क्योंकि पत्थरों के गिरने की आवाज़ इतनी ज़ोर से आ रही थी, सुनंदा की आवाज़ उनमें सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ ने मेरा नाम लेकर पुकारा, सुनंदा। मैंने भागना चाहा लेकिन मैं हिल भी नहीं सकी। मैं उस डरावने भूस्खलन को देखती रह गई। अचानक कोई नुकीली चीज़ मेरी आंखों पर आ लगी। अभी तो मेरे से उठा भी नहीं गया था, शायद वो पत्थरों में दब गई थी। उसी समय अगर उसने उठना चाहा, उसने अपने आप को मीन्स करवट लेनी चाहिए, पलटना चाहा, तो एक नुकीली तीखी चीज़ उसकी आंखों में आ लगी। डगमगाकर मैं वहीं गिर पड़ी, चक्कर खाकर मैं वहीं गिर पड़ी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। जब मुझे रावगुरु के घर में होश आया और आंखें खोली तो चारों ओर अंधकार था। अब रावगुरु जो थे उस गांव के प्रधानाचार्य थे, अर्थात हेड थे, वो मुख्याध्यापक थे, और वो ही सुनंदा को उठाकर अपने घर पर ले आए थे। अब कहती मैंने रावगुरु के घर में जैसे ही मुझे होश आया, मैंने अपनी आंखें खोली तो चारों ओर मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। मैं अपनी आंखों को खो बैठी थी। उसकी आंखें जा चुकी थी क्योंकि उसकी आंखों में कोई नुकीली चीज़ लग गई थी। सिसकियों से मेरी देह कांप उठी है। सिसकियाँ मीन्स वो रोने लगी, सिसकियाँ भरने लगी, और उस सिसकियों ने उसकी देह को भी कंपा डाला, अर्थात उसका पूरा शरीर कांपने लगा। एक तो डर गई थी कि मैं अंधी हो चुकी, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। गुग्गू उस समय भी मेरे हाथ को चाटता हुआ मेरे पास ही खड़ा था। गुग्गू जो कुत्ता था वो उस समय उसके पास ही था और उसके हाथ को चाट रहा था। रावगुरु गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य थे। वह मुझे अपने घर ले आए थे। मेरे माता पिता और बकरियां उस भयानक भूस्खलन का ग्रास बन गई थी। वैसे तो ग्रास होता है एक बाइट, जो हम खाने की बाइट खाते हैं, ठीक है, वो ग्रास होते हैं, लेकिन यहाँ मीनिंग है कि उसके जो सुनंदा के माता पिता और उनकी जो बकरियां थी वो उस भूस्खलन में, उस भयानक भूस्खलन में दबकर मर गए थे। भूस्खलन का वो ग्रास बन गए थे। लेकिन गुग्गू और मैं चमत्कारित ढंग से बच गए थे। लेकिन गुग्गू, उसका कुत्ता, और वो सुनंदा, कहते हमारे साथ कोई चमत्कारी हुआ था कि हम बच गए। ये सब रावगुरु ने हमें बताया था। उन्होंने और उनकी पत्नी ने, अर्थात रावगुरु ने और उनकी पत्नी ने, जिन्हें मैं मामी कहती थी, रावगुरु को वो मामा कहती थी और उनकी पत्नी को मामी कहती थी, उन्होंने मेरे साथ बड़ा ही अच्छा व्यवहार किया। लेकिन मुझे अपने माता पिता और घर की बहुत याद आती। लेकिन सबसे अधिक भयानक था मेरे चारों ओर का अंधेरा। माता पिता की मुझे रह रहकर याद आती थी क्योंकि मैं अपने माता पिता को खो चुकी थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा भयानक बात मेरे लिए ये थी कि मेरे चारों ओर अब अंधेरा ही अंधेरा था, क्योंकि मैं देख नहीं सकती थी। मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत अंधेरे और गहरे गड्ढे में गिर रही हूँ, गिरती ही जा रही हूँ। मैं बड़ी कोशिश करके अपनी सिसकियाँ दबाती, अपनी सिसकियों को, जो मैं रो रही थी, सिसकियाँ भर रही थी, उसको दबाने की कोशिश करती थी। गुग्गू मुझे जैसे हर समय सांत्वना देता। मेरा कुत्ता, मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरा जो कुत्ता है गुग्गू मुझे हमेशा सांत्वना, मुझे सहारा देता था, हौसला देता था। वह अक्सर मेरे साथ सटकर बैठा रहता। सटकर मीन्स बिल्कुल साथ में चिपक कर। मेरा कुत्ता हमेशा मेरे साथ बैठा रहता था। मैं उसे थपथपाती, प्यार करती और उससे सारी बातें करती थी। मैं उसे अपने साथ, जब महसूस करती कि वो मेरे साथ ही है, तो मैं उसकी पीठ को थपथपाती थी, उसे प्यार करती थी और उसके साथ ढेरों बातें करती थी। रावगुरु मुझे स्कूल वापस भेजना चाहती थी, लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया था? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं दूसरी लड़कियों में इतनी निमन हो गई हूँ कि वो सारी मेरा मजाक उड़ाएंगी, क्योंकि उसको आँखों से दिखता नहीं था, ठीक है। इसलिए वो अब दूसरी लड़कियों से अपने आप को निमन, तुच्छ समझने लगी थी वो, और वो सोचती थी कि लड़कियाँ मेरा मजाक उड़ाएंगी, देखो अंधी जा रही है। और मैं रोने लगी। रावगुरु अनिच्छापूर्वक इस बात पर सहमत हो गए। रावगुरु की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सहमत हो गए कि चलो ठीक है, तो स्कूल नहीं जाना चाहती तो ठीक है, घर पर ही रह।
रावगुरु ने और उनकी पत्नी ने सुनंदा को अपने घर पर रख लिया था। अब तक मैं अपनी अंधेरी दुनिया की आदी होती जा रही थी। मुझे क्या है, अब आदत पड़ने लग गई थी कि अगर मुझे नहीं कुछ दिख रहा था, मुझे घुटन नहीं होती थी, अंधेरा महसूस नहीं होता था, मैं उसकी आदी हो गई थी। मैं बहुत सा समय मामी के साथ बिताती। उनका मेरे प्रति व्यवहार बहुत ही स्नेहमय अर्थात प्यार भरा था। मैं देवी देवताओं के लिए फूलों की माला पिरोना सीख गई थी। जब मामी पूजा के लिए अन्य चीज़ें तैयार करती तो मैं माला पिरो देती थी। शाम का समय रावगुरु मेरे साथ बिताते थे। वह मेरे साथ घंटों अनेकों विषयों पर बातें करते रहते थे। भूस्खलन की घटना बार बार मन में उमड़ती घुमड़ती रहती। मेरे मन में वही भूस्खलन वाली घटना बार बार आती रहती थी। एक दिन तो मैंने रावगुरु से पूछ ही लिया कि मामा, ये भूस्खलन की घटनाएं क्यों होती हैं, भूस्खलन क्यों आता है। फिर उन्होंने मुझे समझाया, आदमी बिना सोचे समझे ही प्रकृति का अतिक्रमण करता जा रहा है। प्रकृति के साथ क्या है, जो आदमी है वो छेड़खान करता जा रहा है, उसका जो है उल्लंघन करता जा रहा है प्रकृति के नियमों का, गलत तरीके से प्रकृति के ऊपर अपना कब्जा जमा रहा है। ये होता है अतिक्रमण का मीनिंग। वह पेड़ काट काट कर पहाड़ों को नंगा किए दे रहा है। पेड़ पहाड़ की मिट्टी को बांध कर रखने का कार्य करते हैं। जो पेड़ होते हैं वो पहाड़ों की मिट्टी, जो पहाड़ों का तल होता है, ज़मीन पे जो पहाड़ होते हैं, अर्थात जब पेड़ वहाँ उगे होते हैं तो वो उनकी मिट्टी को बांधने का काम करते हैं, अर्थात उनको क्या है, जकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। उनके बिना धरती के भीतर की हलचल से चट्टानें और मिट्टी नीचे फिसलने लगती है। जैसे ही पेड़ काट दिए जाएंगे, पेड़ को क्या है जड़ से उखाड़ दिया जाएगा तो धरती में हलचल मच जाएगी और फिर चट्टानों के नीचे वाली मिट्टी जो है भी धीरे धीरे खिसकने लगती है। इसी को भूस्खलन कहते हैं। यह पहाड़ों को नंगा करना, हाँ, कई कामों के लिए पेड़ काटे जाते हैं। कारखाने लगाने के लिए भी पेड़ काटे जाते हैं। यह कानूनी अपराध है, लेकिन पेड़ बड़े अवैध तरीके से काटे जाते हैं। अब मामा ने समझाया कि पहाड़ों को नंगा करना मीन्स पेड़ों को काट देना, पेड़ों की कटाई कर देना। अब वो बता रहे हैं कि पेड़, लोग जो है चोरी छिपे पेड़ों को काट रहे हैं। कारखाने, कईयों ने तो कारखाने लगाने होते हैं खुली ज़मीन में, तो वो क्या है जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। और कई लोग जैसे क्या है महंगे महंगे पेड़ होते हैं, उनकी लकड़ी बेचने के लिए अवैध तरीके से क्या है पेड़ काटे जा रहे हैं। चोरी छिपे वो पेड़ काटते हैं और फिर उनके बहुत सारे पैसे कमाते हैं उनकी लकड़ी को बेचकर। तो अंधाधुंध पेड़ काटने ने ही मुझे मेरी अम्मा से अलग कर दिया। अब उसको देखो, बड़ा ही फील हो रहा था कि लोगों ने ऐसा गलत काम किया, पेड़ काटे अवैध तरीके से, जिसके कारण भूस्खलन हुआ और इस पेड़ों की कटाई ने ही मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर दिया। बड़ा ही उसको अफसोस हो रहा था इस बात का, बड़ी उदास हो रही थी वो। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजरते गए मेरा आत्मविश्वास लौटता गया, अर्थात मेरे अंदर आत्मविश्वास जागा। अब मैं स्पर्श द्वारा बहुत कुछ महसूस कर सकती थी। मैं टच करके ही क्या है महसूस कर सकती थी चीज़ों को। मैं नाक द्वारा गंध लेकर बहुत सारी बातें समझने लगी थी। नाक के द्वारा वो अपने क्या है सुगंध लेकर ही बहुत सारी बातें समझ जाती थी। मेरी श्रवण शक्ति बहुत तेज हो गई थी, अर्थात मेरी क्या है सुनने की क्षमता जो थी तेज हो गई थी। अब मैं दोपहर के समय गुगू के साथ घूमने के लिए निकल जाती थी। जंगलों में वो घूमने चली जाती थी अपने कुत्ते के साथ। आसपास की पहाड़ियों से मैं अच्छी तरह परिचित थी। आसपास की जो पहाड़ियाँ थी वो मुझे अच्छे से उनके बारे में पता था, मैं जानती थी उनके बारे में। छायादार पेड़ों का एक झुरमुट मुझे बहुत पसंद था। छायादार पेड़ थे, वहाँ इकट्ठे झुरमुट होता है, काफ़ी सारे पेड़ इकट्ठे जहाँ हों, तो ऐसा झुरमुट उसे बहुत पसंद था। वहाँ मैं एक पेड़ के तने का सहारा लेकर बैठ जाती थी और गुग्गू भी मेरे पास, निकट मीन्स पास आकर बैठ जाता था। पेड़ पर बैठी एक कोयल मेरा स्वागत करती थी। उसकी साफ आवाज़ आ कू का मैं उत्तर देती और वह और ऊंचे स्वर में पुकारती। अर्थात वहाँ एक पेड़ के नीचे जहाँ सुनंदा जाकर बैठ जाती थी, वहाँ उस पेड़ के ऊपर एक कोयल हमेशा बोला करती थी अपनी मीठी आवाज़ में, कूकू की आवाज़ में। तो सुनंदा कहती है कि मैं भी कूकू की आवाज़ में बोलती थी, उसकी जो है रिप्लाई करती थी उसकी कूकू का, तो वो और भी ज़्यादा ऊंचा बोलना शुरू कर देती थी। मीन्स कोयल और ज़्यादा ऊंचा बोलना शुरू कर देती थी।
एक दिन जब मैं अपने बैठने के स्थान पर पहुंची तो हवा का एक झोंका, जिसकी गंध से मैं परिचित थी, गंध मीन्स खुशबू, आज मुझे छू गया। आज मेरा पक्षी मित्र भी चुप था। जो कोयल थी वो आज नहीं बोल रही थी। उसने अपनी आ कू से मेरा स्वागत नहीं किया। मैंने आ कू पुकारा तो भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मेरा कुतूहल जाग उठा। कुतूहल का मीनिंग क्या होता है? जिज्ञासा। मेरे मन के अंदर क्या है? कुतूहल होने लगा कि अरे ये क्या हो गया, ठीक है, कि आज जो कोयल थी वो जवाब क्यों नहीं दे रही, आज जो कोयल है वो क्यों नहीं बोल रही, ऐसा क्या हो गया है कि उसकी आवाज़ ही नहीं आ रही। हाँ जी, कुतूहल का मीनिंग किसी वस्तु को देखने या सुनने की बड़ी लालसा। वही होगी कि मेरी जिज्ञासा हो रही थी मुझे कि अरे क्या हो गया, जानने की इच्छा हो रही थी मेरे अंदर। वैसे कुतूहल जो है एक्साइटमेंट होती है, ठीक है। मुझे ऐसा हो रहा था कि मेरी कोयल वो कहाँ गई, मेरी मित्र कहाँ गई। हाँ जी। और मैं बैठने के लिए बैठकर सोचने लगी। जब मैंने पेड़ के सहारे टिकना चाहा तो पता चला कि वहाँ से पेड़ गायब है, क्योंकि वो पेड़ के सहारे पेड़ के साथ बैक लगाकर अपनी पीठ लगाकर बैठती थी। तो जैसे वो बैठने लगी तो पेड़ वहाँ नहीं था, पेड़ गायब था। पेड़ के स्थान पर एक ठूंठ खड़ा था। ठूंठ जैसा कि पिक्चर में आपको भेज रही हूँ, पिक्चर में दिया हुआ है कि कटा हुआ, पेड़ ऊपर से कट गया था और उसका समझो थोड़ा सा हिस्सा और जो ज़मीन में जड़ें थी सिर्फ वो रह चुकी थी। पेड़ के स्थान पर एक ठूंठ था। मैंने झुककर ठूंठ को सूंघा। मैं उसको सूंघने लगी, उसकी खुशबू मुझे आने लगी। मैं सोचने लगी यह तो चंदन की लकड़ी है। अब एक पत्थर उठाकर मैंने ठूंठ के भीतर भाग से रगड़ा। जैसे अपन चंदन को घिसते हैं ना, मंदिरों वगैरह में होता है, तो क्या है उसकी खुशबू हमें आने लगती है, ठीक है, चंदन का टिक्का लगाया जाता है। ऐसे ही कहती वो अपने शक को, पहले तो उसे शक ही था कि चंदन का पेड़ है, उसको क्या है वो श्योर होने के लिए उसने एक पत्थर को उस ठूंठ के भीतरी भाग से रगड़ा। उसमें से भी चंदन की सुगंध आने लगी, उस पत्थर में से भी चंदन की सुगंध आने लगी। मैंने इधर उधर चलकर 3 अन्य ठूठों का पता लगाया। मैं इधर उधर दौड़ी और मैंने देखा कि सारे के सारे वहाँ ठूठ बन चुके थे पेड़, और वो सारे ही चंदन के थे। मैं सोचने लगी इस चंदन के पेड़ों को किसने काटा और क्यों काटा। पेड़ काटे जाते हैं, इसे रावगुरु के कहे, मुझे जो है रावगुरु के कहे शब्द याद आ गए और मैं स्वयं भी मैंने उन्हें दोहराया, ठीक है, क्योंकि रावगुरु ने उन्हें बताया था सुनंदा को एक बार कि देखो लोग अवैध तरीके से पेड़ काट रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसके कारण भूस्खलन हो रहा है। तो कहते मुझे वो बातें याद आने लगी। और कुत्ता क्या है, इतने में कुत्ता भौं भौं करने लगा। आओ गुग्गू घर चलें, मैंने उससे कहा और हम जल्दी जल्दी घर की ओर चल पड़े। घर में प्रवेश करते ही मैंने रावगुरु से कहा, मामा किसी ने उस तरफ कुछ चंदन के पेड़ काट लिए हैं, आपके ख्याल में किसने काटे होंगे? सुनंदा इस बारे में मुझे पता नहीं। रावगुरु ने कहा कि मुझे इस बारे में पता नहीं, मैं मुदालियर से पता लगाता हूँ। मुदालियर मीन्स पुलिस अधिकारी जो था वहाँ का, मैं उससे पता लगवाता हूँ। रावगुरु ने चलते चलते कहा। वो पता करने के लिए चल पड़े थे। मुदालियर गांव की पुलिस चौकी का हेड कांस्टेबल था। अगले दिन गुग्गू के साथ घूमने फिरने के पश्चात मैंने रावगुरु को उस दिन की ताज़ा खबर दी। चंदन के कुछ और पेड़ काट लिए गए हैं। अगले दिन फिर मैंने बताया कि कुछ और पेड़ काट लिए गए हैं, लेकिन रावगुरु ने जोर देकर कहा, सुनंदा मैंने मुदालियर से पूछा था, वह कहता है कि क्षेत्र के चंदन के पेड़ बिल्कुल सुरक्षित हैं, यहाँ तो कोई उनकी एक टहनी भी नहीं तोड़ सकता। मगर मामी ने मेरा पक्ष लेते हुए कहा, लेकिन यह सब सुनंदा की कल्पना तो नहीं है ना, कल्पना तो नहीं हो सकती, सुनंदा सच कह रही है। वास्तव में रावगुरु कहते रहे। यह सुनकर मुदालियर काफ़ी परेशान हुआ और मुझसे कहा कि सुनंदा से कहो कि वह ऐसी अफवाहें ना फैलाए। अब मुदालियर जो था वो तो खुद ही जो अवैध तरीके से जो लोग पेड़ काट रहे थे उनके साथ शामिल था, इसलिए उसने क्या कह दिया, रावगुरु को कह दिया कि आपकी जो एक तरह से भांजी ही है सुनंदा, उसको जाके बोलो कि इस तरह की अफवाहें ना फैलाए। 13 वर्ष की एक अंधी लड़की की बात भला कौन मानेगा, मैंने धीरे से कहा। रावगुरु ने कहा कि हाँ, उस बच्ची की बात कौन मानेगा। आओ सुनंदा परेशान मत हो। मामी ने मेरे कंधे पर अपने हाथ टिका दिए और मुझे सांत्वना दी। मुझे क्या है सहारा दिया कि बेटा तुम परेशान मत हो, आओ चलते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि कीमती चंदन की लकड़ी चोरी की जा रही है। सुनंदा को फिर भी ऐसा
हो रहा था फील कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगले दिन सुबह सवेरे ही मैं और गुग्गू चंदन क्षेत्र की ओर चल पड़े। अभी जो है रामगुरु और उनकी पत्नी सोए ही पड़े थे। सुनंदा जल्दी उठ के ही उन चंदन के जहाँ पेड़ थे उस एरिया की ओर चल पड़ी। गुग्गू को मैंने आज नेतृत्व सौंप दिया, अर्थात उसने कहा कि तू आगे आगे चलता जा और मुझे रास्ता बताता जा, और वह मुझे आगे आगे घसीटने लगा। चंदन क्षेत्र में पहुंचकर हमें खोजने पर एक झाड़ी के पीछे अच्छी तरह छिपकर बैठने का स्थान मिल गया। अर्थात हमने वहाँ खोजा कि एक झाड़ी बनी हुई थी जहाँ से मैं और गुग्गू किसी को दिखे ना, तो हम वहाँ छुपकर बैठ गए। हम बहुत देर तक अधीरता से न जाने किसका इंतज़ार करने लगे। बड़ी ही हमारे अंदर अधीरता थी, जानने की इच्छा थी कि कौन है कौन नहीं, ठीक है। और बड़े ही धैर्य से हम क्या है उनका मीन्स कोई आएगा उनका इंतज़ार करने लगे। मुझे तो झपकी भी आने लगी, मुझे नींद आने लगी। तभी गुग्गू गुर्रा उठा, अर्थात गुग्गू की आवाज़ आई क्योंकि उसने किसी को देख लिया था। मैं तुरंत सतर्क हो गई, मैं चौकन्नी हो गई तुरंत। अगले ही क्षण गुग्गू जो है कूदकर आगे बढ़ गया और भौंकने लगा। अगले ही पल में गुग्गू कूदा वहाँ से और आगे बढ़ गया और भौंकने लग गया। मैं झाड़ियों के पीछे अपनी सांस रोक के प्रतीक्षा कर रही थी, अर्थात मैंने अपनी सांस भी रोक ली थी कि किसी को पता ना चल जाए कि मैं यहाँ छुप कर बैठी हूँ। पैरों की आहट अब निकट आ रही थी। जैसे ही कोई नज़दीक आया, गुग्गू ने भौंकना बंद कर दिया। किसी ने गुग्गू से पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी तरह क्या तुम भी गश्त कर रही हो? अर्थात वो कौन था? गश्त पे तो कौन आता है? पुलिस वाले ही आते हैं। गश्त होता है कि वो उस एरिए का चक्कर लगा के आते हैं कि सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो वो मुदालियर ही था, ठीक है, जो कांस्टेबल था वही था। और उसने सोचा कि हाँ कोई कुत्ता यहाँ पे वैसे ही घूम रहा है, इसलिए उसने कुत्ते से कहा, गुग्गू से कहा, अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तुम भी मेरी तरह यहाँ गश्त करने आए हो? मैंने मुदालियर की आवाज़ पहचान ली। मैंने मीन्स सुनंदा ने। मैंने अनुमान लगाया कि उसने मुझे नहीं देखा था। जब उसके कदम इतनी दूर चले गए, अर्थात मुदालियर ने सुनंदा को नहीं देखा और वो वहाँ से अपना वापस मुड़ गया। जब उनकी कदमों की आवाज़ दूर चलेगी कि उनकी आहट आनी भी बंद हो गई थी, तब मैंने चैन की सांस ली। सुनंदा कह रही है तब मैंने चैन की सांस ली। बाकी सारा दिन कुछ नहीं हुआ और मैं घर लौट आई। बाकी कहते पूरा दिन हम काफ़ी टाइम तक वहाँ बैठे रहे, उसके बाद कोई घटना नहीं घटी, कुछ नहीं हुआ वहाँ पे, तो हम घर आ गए। अगली रात मैं घड़ी में 11 बजने का इंतज़ार कर रही थी। रामगुरु उनकी पत्नी ने खर्राटे भरने शुरू किए तो मैं गुग्गू को साथ लेकर दबे पाँव घर से निकल पड़ी। अब कहती दिन के टाइम तो मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि रात के टाइम में जाके देखती हूँ। जब मेरे मामा मामी अर्थात रामगुरु और उनकी पत्नी जब सो गए, खर्राटे लेने लगे, तो मैं और गुग्गू घर से निकल पड़े। चंदन के पेड़ों के पास पहुंचने से पहले ही मैंने धीमी किरकिर की आवाज़ सुनी। अभी तो हम वहाँ पहुँचे भी नहीं थे चंदन के पेड़ों के पास, पहले ही किर किर जैसे कुछ कट रहा हो ऐसी आवाज़ आने लगी। गुग्गू परेशान होकर गुर्राने लगा, मीन्स वो भौंकने के लिए गुर्राने लगा। तो मैंने कहा, अरे शोर मत करो, मैंने धीमी आवाज़ में गुग्गू से कहा और कसकर उसे पकड़ लिया। हम आगे बढ़ते रहे और आवाज़ें तेज होती गई। मुझे ख्याल आया यदि यहाँ कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ तो इस स्थान में खूब प्रकाश होना चाहिए, अर्थात अगर यहाँ लकड़ियाँ कटने का काम, वृक्षों को कटने का काम हो रहा है तो अंधेरे में तो कोई काटेगा नहीं, कुछ प्रकाश तो वहाँ हो गई, इसलिए प्रकाश में कहीं उनको मैं ना दिख जाऊँ। आदमी अंधेरे में तो काम कर नहीं सकते, तब तो वे मुझे ज़रूर देख लेंगे, अर्थात जब प्रकाश होगा और मैं वहाँ बढ़ती जा रही हूँ और मुझे वो देख लेंगे। इसलिए मैंने गुग्गू को रास्ते में एक तरफ धकेल दिया, फिर उसका पट्टा पकड़कर झुकती हुई बढ़ने लगी, अर्थात मैंने कुत्ते को आगे कर दिया और मैं खुद बिल्कुल नीचे झुक झुक के जा रही थी। मेरे कान एकाग्र मीन्स एक टक होकर सब तरह की आवाज़ों को सुन रहे थे। किरकिर का स्वर बराबर आ रहा था और अब वाहन मीन्स व्हीकल के इधर उधर जाने की आवाज़ भी आई थी, क्योंकि चंदन के पेड़ काटे जा रहे थे, फिर उन्हें वाहनों में भरा जा रहा था और जो वाहन थे, व्हीकल थे, वहाँ से जा रहे थे। यदा कदा सुनाई दे रही थी, अर्थात यदा कदा मीन्स वैसी की जैसी आवाज़ थी वैसी पूरी क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही थी। काफ़ी देर तक इसी तरह चलता रहा, फिर किरकिर की आवाज़ें थम गई, अर्थात बंद हो गई। अब मैं आदमियों का स्वर सुन सकती थी। अब वो कटने की आवाज़ तो बंद होगी, लेकिन अब किसी की आवाज़ें आ रही थी। रमेश, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
रात के 2 बज रहे हैं और हाँ, इस चंदन की लकड़ी को बेचकर तुम जितना कमाओगे उसका 10% मेरा होगा। कोई इंसान कह रहा था किसी दूसरे इंसान को कि देखो अब हमने चोरी से पेड़ काट लिए, ठीक है, अब रात काफ़ी हो चुकी है, अब तुम जाओ, आज के लिए इतने पेड़ काफ़ी हैं और इसका तुम इसे बेचोगे और इसका 10% मेरा होगा। यदि मेरा हिस्सा नहीं दोगे तो उच्च पदाधिकारियों को मैं सतर्क कर दिया जाएगा, अर्थात मैं उन्हें बता दूंगा, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा और तुम जीवन भर के लिए जेल के सीखचों के पीछे सड़ते रहोगे। अर्थात जेल की जो है जेल के पीछे, अर्थात जेल की दीवारों के पीछे तुम सड़ते रहोगे। एक क्षण के लिए मैं धक सी रह गई, मैं हैरान सी रह गई। जो आवाज़ मैं सुन रही थी वह तो मुदालियर की थी। मैं सांस रोके और गुग्गू का पट्टा पकड़े खड़ी रही। ज़रूर दूंगा जनाब, दूसरे आदमी ने कहा कि हाँ, आपका 10% ज़रूर दूंगा, एक अन्य स्वर ने कहा। फिर सब कुछ शांत हो गया। मेरा हृदय इंजन की तरह धक धक कर रहा था। मैं गुग्गू को पट्टे से खींचती हुई सीधे घर की ओर लपकी। बिस्तर में घुस तो गई लेकिन नींद मुझे जरा भी नहीं आई। मुदालियर का वह स्वर बार बार मेरे कानों में गूंज रहा था। मुदालियर की वही बातें बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी। सुबह रामगुरु के जागने पर मैंने सब कुछ उन्हें बता दिया। सुनंदा, क्या तुम ठीक कह रही हो? रामगुरु ने मुझसे पूछा। सुनंदा ने कहा, एकदम ठीक कह रही हूँ मामा। फिर रामगुरु ने कहा, तब तो मुझे बात करनी पड़ेगी। तब तो मुझे क्या है, पुलिस मुख्यालय जो है, ठीक है, वहाँ जाकर इस मुदालियर के बारे में बात करनी पड़ेगी। रामगुरु ने निश्चित स्वर में कहा। मामी ने मेरा सिर थपथपाकर कहा, बड़ी बहादुर लड़की है। देखो आज इसने बहादुरी का काम किया है। कुछ दिनों बाद रामगुरु के साथ मुझे भी पुलिस मुख्यालय में बुलाया गया। पुलिस थाने में इंचार्ज में जो मुख्यालय होता है, मेन जहाँ हेड बैठते हैं वहाँ मुझसे कई प्रश्न पूछे गए और मैंने जो रामगुरु को बताया था उसकी पुष्टि कर दी। अर्थात वो सारा का सारा कथन मैंने बता दिया, कथन का मैंने समर्थन किया। घर जाते हुए मैंने रामगुरु से पूछा, अब मुदालियर का क्या होगा? हाँ जी, यदि उसके विरुद्ध काफ़ी प्रमाण मिल गए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रामगुरु ने कहा कि अगर और भी उसके खिलाफ कंप्लेन हुई तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 1 महीना बीत गया। एक सुबह रामगुरु ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर बड़े प्यार से कहा, सुनंदा, चंदन की लकड़ी की चोरी का भंडाफोड़ करने के लिए पुलिस विभाग ने तुम्हें इनाम दिया है। मैंने उनका हाथ पकड़कर चूम लिया। यह तो बड़ी अच्छी बात है, मामी ने कहा। आज तो मैं देवी लक्ष्मी को खीर का भोग लगाऊंगी, क्योंकि वो देवी देवताओं की पूजा करती थी। वो कह रही है कि आज तो हमारी सुनंदा को जो है पैसे मिलेंगे। देखो उसने इतना अच्छा काम किया है तो उसे इनाम मिलेगा, तो मैं आज तो माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाऊंगी। आगे सुनो सुनंदा, मैंने सुनंदा को राष्ट्रीय अंध विद्यालय में भर्ती करवाने का निश्चय किया। अर्थात जहाँ पर जो अंधे बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई की जाती है, ऐसे विद्यालय में मैंने सुनंदा का एडमिशन करवाने का निश्चय किया। भर्ती मीन्स एडमिशन। सुनंदा, वाह, तुम अपने फ़ायदे के कुछ काम सीख सकोगी कि तुम्हारे काम आ सके, ऐसे कुछ काम तुम वहाँ सीख सकोगी। मैं तुम्हारे इनाम का रुपया बैंक में डाल दूँगा। इस तरह से तुम अपना जीवन फिर से आरंभ कर सकोगी। तुम्हारी पढ़ाई भी जारी रहेगी। मैं रामगुरु का धन्यवाद करना चाहती थी मगर मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तो बच्चों, ये थी कहानी चंदन के पेड़ कि किस तरह से लोग अपने फ़ायदे के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और फिर किस तरह से प्रकृति उसका बदला लेती है। जैसे कि अब ये जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, ठीक है, इस तरह से कभी कोई भूचाल आता है, कभी कोई सुनामी आती है, तो ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हम इंसान जो है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, प्रकृति का संतुलन इससे बिगड़ जाता है और इस तरह से जब हम उल्लंघन करते हैं उन नियमों का, जो प्रकृति के नियम है, प्रकृति पर अपना कब्जा प्राप्त करना चाहते हैं गलत तरीके से, तो प्रकृति जो है हमसे बदला ज़रूर लेती है, जो कि बिल्कुल हो रहा है, आजकल भी हो रहा है।
तो हमें कभी भी ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए। अवैध तरीके से कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए। पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। कोई भी शुभ दिवस होता है तो उस समय हमें कम से कम, ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 पेड़ तो ज़रूर ही लगाने चाहिए और अपनी प्रकृति को बचाना चाहिए।